हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां मैं आप सबसे बात करती हूँ इंडिपेंडेंट लिविंग विद अ डिसेबिलिटी जैसे टॉपिक्स के ऊपर। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और मेरी गेस्ट हैं आभा खेतरपाल मैम, जो इन सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगी आज आप सबके साथ में। टॉपिक्स में आज हम कवर करने वाले हैं रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, डिवोर्सेस और प्रेगनेंसी, फीमेल रिलेटेड इश्यूज, मेल रिलेटेड इश्यूज। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन टॉपिक्स को बिल्कुल खुले दिमाग से सुनिए और अगर आप अपनी कोई राय बना रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन करिए। और मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ओपनली किसी भी दोस्त से, किसी भी फैमिली में मेंबर से या किसी भी और पर्सन से अपनी लाइफ में बात करी है, और अगर करी है तो आपको क्या उसका आउटकम मिला है? आभा केतरपाल मैम ने अपने जो व्यूज बताए हैं वो उनके पर्सनल हैं और उनके एक्सपीरियंस से आए हैं। हो सकता है आपके व्यूज डिफर करते हो, तो प्लीज उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो प्लीज इसको एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अगले सेक्शन में देखते हैं इस लॉन्ग वीडियो के कुछ छोटे छोटे क्लिपिंग्स। अपनी अगर आप डायग्नोसिस के बारे में समझा पढ़कर पहली बार कि पोलियो में क्या होता है या पोस्ट पोलियो सिंड्रोम क्या होता है। आप मुझे बताएं, आप काउंसलिंग करते हैं, सो इन काउंसलिंग में आप किस किस टाइप की काउंसलिंग करते हैं? यही सेक्सुअलिटी को लेके बहुत क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए, बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हुए, बॉडी इमेज को लेकर आने स्टार्ट हुए, करियर को लेकर कि फ्रस्ट्रेशन होता है, डिसेबिलिटी से मायूसी होती है एक तरह से। घर में शादी ब्याह होता है, चार लड़कियां बैठी हैं आपस में बात कर रही हैं, औरतें बैठी हैं हंसी मजाक, वहां से उनको फिर भी कुछ ना कुछ पता चल जाता है। लेकिन जो बॉयज विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें सेक्सुअलिटी एजुकेशन दूर दूर तक नहीं मिलती, वो सिर्फ रिलाय करते हैं इंटरनेट। एक बॉडी विद अ डिसेबिलिटी जिसको है, उसका वो उसको लिम्प करने का तरीका या उसके खाने का तरीका या उसके देखने का तरीका या उसके बोलने के तरीके को बहुत जज किया जाता है, तो हम उस जजमेंट का हिस्सा ही होते हैं और अपने आप को उस परफेक्ट पार्ट को मिस करने के एस्पेक्ट को हम अपनी लाइफ के अंदर इंटरनलाइज इतना ज्यादा कर लेते हैं कि खुद को नफरत करने लग जाते हैं। कई बार ऐसी स्टेज भी आती है और बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे वो तो नेगेटिव। हम ये कहते हैं कि पार्टनर वन डिसेबल्ड है, पार्टनर टू नहीं है। एक तरफ में दोनों पार्टनर डिसेबल्ड है लेकिन सिमिलर टाइप की डिसेबिलिटी, और एक तरफ ऐसा है कि जहाँ पे अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी। तो तीन सिचुएशन ये बन के आई हैं। आपके हिसाब से कौन सी सिचुएशन ऐसी है कि ज्यादा मैनेजेबल है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है केयर क्योंकि गिवर की एग्जॉशन के ऊपर हम लोग नहीं बात करते हैं। हम लोग उनको अपना परम धर्म या हम इसी की सेवा के अंदर लगे हुए हैं या हम इसी के लिए ही अपनी लाइफ को निछावर कर देते हैं। तो केयर गिविंग के ऊपर आपका क्या टेक है? मतलब एक कॉन्वर्सेशन में और करना चाहूंगी आपसे डिवोर्स के बारे में। डिवोर्स इज अ डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप। क्लिपिंग्स, अगर आपको अच्छी लगे क्लिपिंग्स तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको देखने में मजा नहीं आ रहा तो कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, पर मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाय मैम, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। ये बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि आप इस शो के अंदर है। नहीं नहीं, माई प्लेजर माई प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैं बहुत टाइम से आपका वीडियो करना चाहती थी और रीजन उसके बहुत सारे हैं। एक तो मैं आपकी बहुत बड़ी एडमायरर हूँ, मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ और इतने सालों से आपको ये काम को मैं देख रही हूँ, तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। इस थैंक यू सो इंस्पिरेशनल मच। इसलिए नहीं है कि आप डिसेबल्ड होके ये काम कर रही हैं, इंस्पिरेशनल इसलिए है क्योंकि ये काम जो आप कर रही हैं वो बहुत कम लोग करते हैं। टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी, टॉकिंग अबाउट मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, ये बहुत ही एडमायरेबल काम है क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेशनशिप्स मैनेज करना डिफिकल्ट है और विद अ डिसेबिलिटी इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सो पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है, डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए और उसके बाद में ये बताइए कि आपने अपनी शादी कौन से साल करी? मुझे पोलियो हुआ था एट द एज ऑफ 3। वेरी आई वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम। और मुझे बहुत मेमोरीज नहीं भी है उस समय की, लेकिन हाँ इतनी मेमोरी जरूर है कि बहुत पेनफुल था वो सब होना। फिजिकली और अपने पेरेंट्स को उस तरह से परेशान देखना, तो वो सब कुछ बहुत पेनफुल होता है। तो एक छोटे बच्चे के दिमाग में वो सब बैठ जाता है, वो एक तरह से एम्बेड हो जाता है
कि घर में ऐसा माहौल जैसे कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों है, बट था ऐसा। तो वो था, और बहुत धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट्स और बहुत थेरेपीज करके वापस से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करी, मेन स्ट्रीम में आना शुरू किया, अपना काम शुरू किया। सो मुझे अपनी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। हम्म एंड शादी मेरी हुई है, अभी 9 साल हो रहे हैं, अगस्त 2015 में हुई थी। तो अब लाइफ के ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप को मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है अब तक। हम्म हम्म तो आई तो एम अपने ग्रेटफुल। अपने थोड़ा पढ़ाई के बारे में बताइए। आप एक कंपनी चलाती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जिसका नाम है क्रॉस द हर्डल्स। सो हाँ जी। क्रॉस द हर्डल्स क्यों स्टार्ट किया आपने? पढ़ाई मैंने किया है, मेरे पास 3 मास्टर्स डिग्रीज हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड काउंसलिंग साइकोथेरेपी में। मैंने स्टार्टिंग ऐसा किया कि मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर रहे हैं, तो उनका एक ट्यूटोरियल सेंटर था जिसको मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि बाहर जाकर काम करना उस समय पॉसिबल इसलिए नहीं था कि आप जानती हैं कि कैसे इनएक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, और पूरा पूरा दिन किसी ऑफिस में बिताना विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, क्योंकि वर्क प्लेसेस भी अकोमोडेटिंग अभी भी नहीं है, तो तब तो बहुत पहले की बात है। और तो इसलिए मैंने क्योंकि अपना काम था, घर का काम था, तो मैं टीचिंग में सेट हो गई मम्मा पापा के साथ। और मैंने कम से कम 20 साल पढ़ाया, 20 साल पढ़ाया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, ड्यूरिंग माय टीचिंग करियर, मुझे ये लगा कि मुझे कुछ और करना है। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। कुछ एक वैक्यूम सा आने लग गया लाइफ में, कि बस यही है क्या, कि मैं 7 दिन पढ़ाती थी तब, कोई छुट्टी नहीं होती थी। और बिकॉज ग्रेजुअली मैं, आई वॉज द मेन अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, पेरेंट्स ओल्ड हो रहे थे, फैमिली को सपोर्ट करना था विद नो सिबलिंग्स अराउंड। तो मुझे था कि मुझे पैसा भी कमाना है, इस वजह से मुझे 7 दिन मैं काम करती थी। मैं बहुत एंजॉय करती थी अपना काम, पढ़ाना, बच्चों के साथ बैठना, बातें करना, और इवन कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स आते थे, उनके साथ इंटरेक्शन। तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो मुझे घर पर पता चल जाता था। तब इंटरनेट भी इतना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मुझे जब वैक्यूम सा महसूस होने लगा और लोनलीनेस बहुत बढ़ने लगी, सबसे पहले तो मेरे पापा ने मुझे कंप्यूटर लेकर दिया, एक डेस्कटॉप लेकर दिया। तो दुनिया खुल गई जैसे, उस तरह से ना, सामने जैसे दुनिया, पूरी दुनिया मेरे सामने आ गई। और मैंने चैट करनी शुरू की, याहू चैट पे स्टार्ट किया, तब तो गूगल भी नहीं था। और इस तरह से दुनिया को जानने की कोशिश की, वेबसाइट्स देखी, अपनी डायग्नोसिस के बारे में समझा पढ़कर पहली बार, कि पोलियो में क्या होता है या पोस्ट पोलियो सिंड्रोम क्या होता है, क्योंकि ना तो कभी डॉक्टर्स ने बताया था, ना हम अवेयर थे। तो अपनी डायग्नोसिस, दुनिया में क्या चल रहा है डिसेबिलिटी को लेकर, तो एक तरह से इट वाज लाइक द वर्ल्ड वाज थ्रोन ओपन, इस तरह से। तो मुझे लगा मुझे और पढ़ाई करनी है, मुझे बाकी जो डिसेबल्ड हैं उनके साथ, उनके लिए काम करना है। क्योंकि मैं खुद के लिए जो मुझे फील होता था, लोनलीनेस, एक वैक्यूम, तो मैं समझ सकती थी कि बहुत सारे और लोग हैं मेरी तरह, जिन्हें इस तरह की जरूरत है कि उनसे बात करें, उनके मन में क्या है वो बताएं, और कोई सुने उनकी बात। और इतने क्वेश्चंस, इतना सब कुछ होता है, वो किससे पूछेंगे। तो मैंने इस वजह से, मैंने जो अपनी मास्टर्स, लास्ट मास्टर्स की है काउंसलिंग साइकोथेरेपी, मैंने तब ज्वाइन किया। और ड्यूरिंग मेरी जो ये पढ़ाई है, जो स्टडीज है, इस दौरान मैंने किताबों से ही बहुत सीखा, हम्म कैसे अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनालिटी आप चेंज कर सकते हैं, कैसे दूसरों को समझ सकते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे उसमें। और धीरे धीरे करके मैंने फिर हिम्मत जुटाई कि मुझे काम करना है, तो मैंने एक वेबसाइट डेवलप करवाई, क्रॉस द हर्डल्स। तो जहाँ पर मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट करी, हम्म एंड फ्री ऑफ एनी चार्जेस, की मुझे मालूम है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मोस्टली अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो वो मुझे पे कैसे कर सकते हैं। आई हम्म जस्ट वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि पैसे तो मैं पढ़ा कर कमा रही थी, अगर मुझे लाइवलीहुड का था तो वो मेरी टीचिंग से आ रहा था, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना था। तो मॉर्निंग टाइम में या रात में जब भी मुझे मेल्स आती थी, लोगों से चैट होती थी, तो मैं, या फोन पे बात होती थी, तो इस तरह से लोगों के लिए काम करना स्टार्ट होगी। और धीरे धीरे करके मैंने इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल शेप दिया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रॉस द हर्डल्स इस तरह से आया सब। मैंने उसकी वेबसाइट देखी और मैं आई आई रिमेम्बर जब मैं पीएचडी कर रही थी अपनी 2014
2013-14 में, तब मेरे को एनकाउंटर हुआ था क्रॉस द हर्डल से। और हाँ, काफी इनोवेटिव तरीके से आप उस समय कर रहे थे, और अभी जो मैं तरीका देख रही हूँ आपका चीजों को एड्रेस करने का, मैंने ऑब्जर्व किया है वो। अब वो आप यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रही हैं और वो बहुत भी, ही और प्लस मेरी जो राइटिंग्स है, मैंने बुक्स, आई हैव रिटन अराउंड 12 बुक्स। तो वाओ। उसके थ्रू मैंने मतलब मैं एक तरह का लिटरेचर डेवलप कर रही हूँ, ताकि किसी को एक कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उठाए और मिल जाए। हम्म 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 हम्म, तो इस तरह से तो वो वहां से ऑनलाइन काउंसलिंग अभी भी होता है, लेकिन कुछ एवोल्यूशन वहां पर भी अब हुआ है, चेंजेस हुई हैं इतने सारे। हाँ। देखिए मैंने आपका अभी रिसेंट, इनफैक्ट जब हम आपकी प्रोफाइलिंग कर रहे थे तो हमने देखा आपका एक प्यार प्लस करके एक पूरा सीरीज निकला हुआ है। और मैंने देखा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुंबई नाम से एक यूट्यूब चैनल। उन्होंने मेरे वीडियोस डाल रखे। ओके। सो काफी इंटरेस्टिंग है वो वाला चीज ना। एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग क्यों है वो अब ऑडियंस को मैं ये बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि हम्म। उसको तीन चार डर रहते हैं। पहला डर रहता है वो जजमेंट का, कि हम अगर ये करते हैं, हम अगर ये करने का मतलब है रिलेशनशिप में, हैविंग अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, और डेटिंग पे जाना, और अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना इन टर्म्स ऑफ हम्म। सेक्सुअलिटी। सो वो हम्म। सब चीजें आपके जो कंटेंट आपने पॉइंट ऑफ व्यू मुंबई के ऊपर शेयर किया हुआ है वो काफी डिफरेंट है और काफी इंफॉर्मेटिव है। सो मेरी ऑडियंस को ये रिक्वेस्ट होएगी कि वो ये जरूर देखे चैनल, और क्रॉस द हर्डल्स की वेबसाइट को चेकआउट करें कि कैसे हम रिलेशनशिप्स के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दैट, कैसे अपनी लाइफ के अंदर अपने अपने आप को एक्सप्लोर करें एज अ बॉडी। क्योंकि हम डिसेबल्ड बॉडी जिस दिन आ जाती है ना पिक्चर में, इमेजिनेशन में, हम वहां पे उस डिसेबिलिटी को बहुत फोकस करते हैं। हम फोकस नहीं करते अपने आप के ऊपर, अपने इनर सोल को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए। सो ये सारी बातें आपने अपने उस चैनल के अंदर बताई हैं, उस कंटेंट के अंदर बताई हैं। वहां पे मैंने श्वेता मंत्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखा है, बहुत ही कॉमिक वे में उन्होंने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को एड्रेस किया। आई रियली अप्रिशिएट हम्म। हर फॉर हर वर्क। एंड आपका जो उसमें कंटेंट है वो बहुत ही इम्प्रेसिव कंटेंट है। सो मैं आपसे एक चीज यहाँ जानना चाहूंगी मैम, कि आप मुझे बताएं, आप काउंसलिंग करते हैं। सो इन काउंसलिंग में आप किस किस टाइप की काउंसलिंग करते हैं? देखिए, शुरुआत तो हुई थी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग से, हम्म कि हमें जॉब कैसे मिल सकता है, या क्या कोर्सेज में हम जा सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, या पॉसिबिलिटी हो, किस तरह के हायर एजुकेशन में क्या स्ट्रीम ले सकते हैं। शुरुआत वहां से हुई थी। और धीरे धीरे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि अ, यही सेक्सुअलिटी को लेके बहुत क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए, बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हुए। बॉडी इमेज को लेकर आने स्टार्ट हुए, करियर को लेकर कि फ्रस्ट्रेशन होता है, ये होता है, या डिसेबिलिटी से मायूसी होती है एक तरह से, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, तो क्या करें। तो इस तरह के जो बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू किए। अ, हैरानगी की बात मुझे ये हुई कि मुझे गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज, उनके काफी क्वेश्चंस आए, क्योंकि वो किसी से जो नहीं बात कर सकती, जो नहीं पूछ सकती, सो दे ट्राई टू लाइक आस्क मी और गेट देमसेल्व्स इन्फॉर्म्ड। वहां पर मुझे वो बहुत अच्छा लगा उनसे, क्योंकि बीइंग अ वुमन विद डिसेबिलिटी, उन्होंने मुझसे कुछ कनेक्ट करने की कोशिश की, कि हम्म मैं उनकी बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व कर सकती हूँ, या इवन मदर्स ऑफ गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज की मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे सिखाएं हम अपनी बेटियों को। तो इस तरह की चीजें बहुत, वो आज तक चल रहा है वो चीज। और क्या क्वेश्चंस पूछती हैं गर्ल्स, या गर्ल्स की मदर्स या फैमिलीज? गर्ल्स जो दे वांट, दोज हु वांट टू गेट मैरिड, उनके क्वेश्चंस कुछ अलग तरह के होते हैं। क्या हम प्रेग्नेंट हो सकेंगी, हमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए, या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आपको आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आप यू नीड टू यूज सम कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि आप अगर बार बार कंसीव करेंगी तो वो आपकी बॉडी के लिए इश्यूज हो सकते हैं वहां पर, या तो वहां पर वो मुझे, कई लोग पूछते हैं कि हमें क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर, अब तो हमारी शादी हो गई। तो वो शादी और सेक्स, वो दोनों को एक समझते हैं।
वो ये नहीं समझते कि हमारी बॉडी पे कितना असर पड़ सकता है उस चीज का अगर बार बार कंसीव करेंगे, या हाउ कैन वी प्रिवेंट द प्रेगनेंसीज जो अनप्लान्ड अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनको हम कैसे, तो उनको वो समझाना पड़ता है। एंड विद द काइंड ऑफ देयर डिसेबिलिटी, लाइक कभी किसी ने मुझसे पूछा कि उन्हें सेरेब्रल पॉल्सी थी, कैन आई बिकम अ मदर? तो मुझे ये लगा कि अपने शरीर का या अपने डायग्नोसिस का, या जिनको पता ही नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन देना कितना ज्यादा जरूरी है। और उन्हें सेक्सुअलिटी एजुकेशन कहीं से भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। लड़कियों को मैं बताऊं फिर भी घरों में मिल जाती है। घर में शादी ब्याह होता है, 4 लड़कियां बैठी हैं आपस में बात कर रही हैं, औरतें बैठी हैं हंसी मजाक, वहां से उनको फिर भी कुछ ना कुछ पता चल जाता है। लेकिन जो बॉयज विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें सेक्सुअलिटी एजुकेशन दूर दूर तक नहीं मिलती। वो सिर्फ रिलाय करते हैं इंटरनेट पर, जो कि बहुत गलत तरह से इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वेट ड्रीम्स क्या होती हैं या इजैक्यूलेशन किसको कहते हैं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। Whatever they gather is from internet, and that too in a very wrong way. हम्म तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझे आने शुरू हुए। एक बार मुझे याद है कि किसी एक डिसेबल्ड पर्सन मिडिल एज के हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप औरतों की सेक्सुअलिटी को लेकर तो इतना कुछ बताती हैं, आप हम मर्दों के बारे में क्यों नहीं बताते? हम्म तो मुझे लगा कि नहीं, दे टू नीड दिस एजुकेशन, और उनका भी हक बनता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये सोसाइटी पेट्रियार्कल है या आदमी लोग इम्पोज करते हैं या जैसा भी है, बट दे ऑल्सो नीड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हम्म इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मुझे लगता है, आई थिंक इट इज वेरी नोबल थिंग, बहुत एम्पावरिंग होती है इंफॉर्मेशन। हम्म ओके ओके सो और बॉडी इमेज को लेके भी काफी क्वेश्चन आते हैं कि खुद को सुंदर नहीं महसूस करता है कोई, या हम डिफॉर्मिटी है, या कोई हमें पसंद नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या ये सब काम रहता है। सो मैम सोसाइटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, और इस बहुत लेवल ज्यादा। की नेगेटिव नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि एक बॉडी विद अ डिसेबिलिटी जिसको है उसका वो उसको लिम्प करने का तरीका या उसके खाने का तरीका या उसके देखने का तरीका या उसके बोलने के तरीके को बहुत जज किया जाता है, तो हम उस जजमेंट का हिस्सा ही होते हैं और अपने आप को उस परफेक्ट पार्ट को मिस करने के एस्पेक्ट को हम अपनी लाइफ के अंदर इंटरनलाइज इतना ज्यादा कर लेते हैं कि खुद को नफरत करने लग जाते हैं। कई बार ऐसी स्टेज भी आती है। और बिल्कुल बिल्कुल, वो नेगेटिव होता है, मतलब वी आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिफाइड। हम्म हमें मतलब जैसे सामान के जैसे देखा जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। और बिल्कुल आपने सही बोला कि जज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो हम्म वहां पर जो हमारी क्वालिटीज होती हैं, जो एबिलिटीज होती हैं, वो दबकर रह जाती हैं, हम्म क्योंकि हम भी उसी होड़ में लग जाते हैं कि अपने आप को हमने दुनिया के हिसाब से जो नॉर्मल है, द सो कॉल्ड नॉर्मल, हमें हम्म अपने आप को उस तरह से दिखाना है। हम्म हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वहां सेल्फ एक्सेप्टेंस की कई कई बार प्रॉब्लम हो जाती ओके। मैं आपसे एक और ये थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, एक और चीज जानना चाहती हूँ क्योंकि आप काउंसलिंग करते हैं बहुत सारे कपल्स की। सो मैं 3 तरीके के कपल्स मैं समझ पाई हूँ अभी तक। तो हम ये कहते हैं कि पार्टनर 1 डिसेबल्ड है, पार्टनर 2 नहीं है। एक तरफ में दोनों पार्टनर डिसेबल्ड है लेकिन सिमिलर टाइप की डिसेबिलिटी, और एक तरफ ऐसा है कि जहाँ पे अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी। तो 3 सिचुएशन ये बन के आई हैं। तो इन 3 सिचुएशंस के अंदर आपके हिसाब से कौन सी सिचुएशन ऐसी है कि ज्यादा मैनेजेबल है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स? मे बी अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन बट है। कैन यू जस्ट थ्रो। बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल तो रिलेशनशिप नॉन डिसेबल्ड इंडिविजुअल में भी कहीं ना कहीं गलती हर इंसान ढूंढ ही लेता है। हाँ कि अगर हमारे पास भगवान की भी मूर्त है, उसमें भी हम गलती ढूंढ लेते हैं कि हाँ जी, कृष्ण जी का मोर पंख टेढ़ा था, है हाँ। ना? या तो राम जी वहां का ही अभी अभी वाली मूर्ति के अंदर राम जी का कलर काला क्यों है? काला क्यों है, तो वो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक डिसेबिलिटी है, देखो सब तीनों, अब मैं आपको तीनों का बारी बार, अगर दोनों को सेम तरह की डिसेबिलिटी, वहां पर एडजस्टमेंट इसलिए भी इजी हो सकती है क्योंकि उनकी जरूरतें एक तरह से पूरी होती, वो उनको
एक दूसरे को कम्युनिकेट, अपनी प्रॉब्लम कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे नो ईच अदर वेल कि आपकी क्या कंडीशन है, मेरी सेम कंडीशन है। तो हमें तो जो घरों में एडजस्टमेंट्स होंगी, घरों में एक्सेसिबिलिटी होगी, वो कि एक ही तरह की जरूरतों के हिसाब से पूरी होगी। ठीक है। लेकिन कई बार उन जो हमें डिसएडवांटेज होता है डिसेबिलिटी को लेके, वो भी फिर दोनों को सेम होता है। वहां पर भी फ्रस्ट्रेशन लेवल, क्योंकि अगर हम इंडिया के घरों को देखें, मिडिल क्लास फैमिलीज में देखें, हमारे घर छोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, या कई लोगों के रेंटेड अपार्टमेंट्स होते हैं। वहां पर एक ही घर में अगर 2 व्हील चेयर्स हैं, हम्म। लगेगा ना ट्रैफिक हो गया जैसे। अच्छा। तो वो वहां पर वो चीजों की दिक्कत होती है। अगर सेम तरह की पावर व्हीलचेयर्स का साइज कई बार बहुत बड़ा होता है, तो वहां पर वो डिसएडवांटेज रहता है। हाँ, लेकिन जो केयर गिविंग उनके लिए होनी है, वो एक ही तरह से हो सकती है। एक ही तरह का एक्सपर्ट उन्हें मिल सकता है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो। तो वहां उनको ये है। तो एडवांटेज भी दोनों को सेम है और डिसएडवांटेज भी दोनों को सेम रहते हैं। लेकिन जहाँ अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होती है, वहाँ एडजस्टमेंट्स में कुछ इशू आ सकता है और या नहीं भी आ सकता। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी को एक हाथ की एम्पुटेशन है, हम्म। and the person can walk easily, move around easily, or the partner is on a wheelchair, वहां पर कुछ इजी भी हो जाता है कि जो काम अ, ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। दोनों हाथों, जो व्हीलचेयर यूजर है उसके पास दोनों हाथ हैं, तो वो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम्म। है ना, एक दूसरे की कमियों को पूरा भी कर सकते हैं। इफ वन इज ब्लाइंड एंड अदर कैन हियर और ही कैन नॉट हियर, तो वहां पर दे कैन हेल्प आउट ईच अदर इजीली। हम्म। जहां पर एक पार्टनर डिसेबल्ड है और दूसरा नॉन डिसेबल्ड है, वहां पर बहुत अच्छा सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन है कि हाँ जी, जो जो फिजिकल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स से मेरा मतलब है घर के जो काम है या घर संभालना है या जो भी इश्यूज हैं, वो मैनेज हो जाते हैं। क्योंकि जो नॉन डिसेबल पार्टनर, लेकिन नॉन डिसेबल पार्टनर को अल्टीमेटली अपने पे बर्डन लगने लग जाता हम्म। है कि घर भी मैं संभालूं, इस इंसान को भी मैं संभालूं। हम्म। तो ऐसे में अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वी कैन अफोर्ड अ फुल टाइम मेड या वी कैन अफोर्ड अ ड्राइवर फॉर आवरसेल्फ, तो वहां पर बर्डन थोड़ा सा कम महसूस होता है। अदरवाइज एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो नॉन डिसेबल पार्टनर होता है, उसमें ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है, क्योंकि दुनिया जो है, समाज जो है, वो नॉन डिसेबल पार्टनर को देखकर हर बार यही कहेगा, अरे तुमने तो बहुत महान काम किया है ना। जैसे मेरे हस्बैंड को देखकर मेरी मम्मी को सब कहते हैं, अरे आपने तो पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, इस तरह से। तो ये जो एक जो पावर, जो जैसे बोलते हैं ना कि एक नॉन डिसेबल पार्टनर जो होता है, वो दैट पर्सन बिकम्स मोर पावरफुल देयर। एक पावर डायनामिक्स चेंज हो जाती है हम्म। कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकता, या मुझे आजादी ऐसे नहीं है। तो वहां पर वो पावर डायनामिक्स चेंज हो जाती है, जो कि एक रिलेशनशिप में बहुत मैटर करते हैं, पावर डायनामिक्स। आप इक्वल पार्टनर्स हैं अगर, तो दुनिया ये नहीं देखेगी कि नॉन डिसेबल पार्टनर में भी कमियां हैं, लेकिन उसकी कमियां अलग तरह की हो सकता है कि उसके ऊपर अपने पास्ट रिलेशनशिप्स का बैगेज वो लेकर आया हो साथ में, जो कि एक डिसेबल पार्टनर को बर्दाश्त करना पड़ता है। या हो सकता है उस बंदे में, उस बंदे की बिहेवियरल इश्यूज हो, वो दारू बहुत पीता हो, या वो वायलेंट भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। मैं आपको पावर डायनामिक्स की बात कर, हम्म। तो हम इसमें कोई एक आइडियल सिचुएशन नहीं है कि ऐसा ही है। रिलेशनशिप कैसा भी चल सकता है, हम्म। कोई कुछ ऐसा हम उसको मार्क नहीं कर सकते कि ये सिचुएशन बेटर है या ये बेटर है। सबके अपने एडवांटेज। अच्छा, कौन सी वो चीजें प्राइम इम्पोर्टेंट है जब डिसेबल्ड लोग शादी के लिए अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखें? सबसे पहले तो शरीर, हम्म। सर से पांव तक सही होना चाहिए। चश्मे वाली लड़की को भी लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अरे घर में जाकर बोलता है, अरे लड़की को चश्मा लगा हुआ है। मतलब इस तरह की भी सोच मौजूद है हमारे समाज में कि लड़की को चश्मा लगा हुआ है कि बच्चे की भी आंखें खराब ना हो जाए।
तो जो आपकी पूरी उपसर से पांव तक बॉडी है, बाल छोटे हैं, बाल लंबे हैं, मोटी है, नाटी है, ये तो सबके साथ लगा रहता है। और वो वहां पर भी लड़कियों को ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। हम्म और अगर हम लड़कों की बात करें, वहां पर उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, पेरेंट्स ये देखते हैं, लड़का काम करता है नहीं करता, कमाता कितना है। तो अगर वो लड़के को डिसेबिलिटी है, तो वहां पर पेरेंट्स, जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं, उन्हें चिंता ये हो जाती है कि हमारी बेटी को सेवा करनी पड़ेगी जिंदगी भर। हम्म और उस जेंडर रोल्स चेंज हो जाएंगे, ये गुंडे आ जाएंगे तो प्रोटेक्ट कैसे करेगा अपनी बेबी को। तो उस तरह से जो जेंडर रोल्स में जो बने हुए हैं हमारे स्टीरियोटाइप्स है, वहां को लेकर इश्यूज आ जाते हैं अगर हम अरेंज मैरिजेस की बात हम्म और लव मैरिजेस के अंदर हमारे लिए जो चैलेंजेस होते हैं वो भी कम नहीं होते हैं, उसके अंदर भी हमें कन्विंस करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। करें। तो लोगों को, हाँ, लोगों को। कपल्स कन्विंस्ड होते हैं, यहाँ लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, ये हाँ। कर लेंगे मैनेज, छोड़ दो यार हमको। हाँ, सो फैमिली का क्या आपको आपको लगता है कि कई बार रिलेशनशिप के को इम्पैक्ट करने का रोल होता है फैमिलीज का? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम्म आप डिसेबल्ड कपल्स ही क्यों देखिए, नॉन डिसेबल कपल्स देखिए, फैमिलीज बहुत इंटरफेयर। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो वहाँ आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगी। हम्म लेकिन जहाँ डिसेबिलिटी आ जाती है, खास करके लड़कियों को जिनको डिसेबिलिटी है, उनके पेरेंट्स ने उन्हें आज तक इन्फेंटलाइज किया होता है, बच्चा बना कर रखा होता है, ओवर प्रोटेक्शन दी होती है। तो वो सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी बेटी गृहस्थी कैसे संभाल ले, हम्म या इंडिपेंडेंट लिविंग कैसे हो जाएगी उसकी, हम्म वो हम्म घर कैसे मैनेज कर लेगी। हम्म चाहे चाहे मेंटली हम मैनेज कर सके, फिजिकली कैसे मैनेज करेगी, नौकरों को कैसे संभालेगी, या खाना कैसे बनाएगी, इन सब के इश्यूज रहते हैं। हम्म बल्कि जो आजकल की जनरेशन है, जो कपल्स है, वो सब पहले से प्लान करके ही, उनकी जहाँ डिसीजन मेकिंग अच्छी है, सो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम्म माँ बाप भी कब तक सर पर बैठेंगे, फैमिलीज कब तक बैठेंगी हमारे लिए, हम्म अल्टीमेटली तो हमें अकेले ही रहना है। तो आजकल तो इतना सब कुछ है, इतने गैजेट्स हैं, इतने प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। और हम्म खाना वैसे ही कौन घर पर, आजकल बहुत कम हो गया इस जनरेशन में कि आप किचन में कुकिंग जाके कर रहे हैं। तो वो सब हमारा वेस्टर्नाइज होता जा रहा मैं करती हूँ मैम कुकिंग। है। अच्छी बात है। तो वैसे ही इतना सब कुछ वेस्टर्नाइज हो रहा है। हाँ। तो हाँ, आई आई अंडरस्टैंड जो आप बात बोल रहे हैं। एक और भी जो एस्पेक्ट मुझे समझ में आया, ये जो केयर गिविंग की बात करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ एक अभी खैर इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हम एक और वीडियो बनाएंगे केयर गिविंग के ऊपर। कई बार केयर गिवर्स भी एक चैलेंज होते हैं, उनको एक तो मैनेज करना, ऊपर से उनकी इतनी इंटरफेरेंस होने के कारण। अब केयर गिवर कोई भी हो सकता है, पेड केयर गिवर भी हो सकता है, और वो फैमिली का मेंबर, फैमिली का, और फैमिली में कई बार इमीडिएट पार्टनर भी एक केयर गिवर होता है। तो केयर गिवर की एग्जॉशन के ऊपर हम लोग नहीं बात करते हैं। हम लोग उनको अपना परम धर्म, या हम इसी की सेवा के अंदर लगे हुए हैं, या हम इसी के लिए ही अपनी लाइफ को निछावर कर देते हैं। यूजुअली देखा गया है हमारे जैसे समाज के अंदर, मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिलीज देखे हैं, सुना है उनके बारे में। तो केयर गिविंग के ऊपर आपका क्या टेक है, मतलब कैसे उस ऐसे सिचुएशंस को कैसे मैनेज किया जाए? और अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप जैसे काउंसलर के पास कौन से स्टेज पे हम जाए डिस्कस करने के लिए? केयर गिविंग का अपना एग्जॉशन, जो कि वो बर्न आउट बहुत ज्यादा होता है। हम्म मैंने खुद अपने पेरेंट्स को देखा है, वहां बर्न आउट, एक तो काम करने की वजह से घर चलाना है, बच्चे को भी देखना है, ट्रीटमेंट भी देखना है, प्लस उस बच्चे के फ्यूचर के लिए भी आपको सोचना है कि कल को हम नहीं होंगे तो क्या होगा। और बर्नआउट बहुत ज्यादा होता है उस वजह से, उनके भी मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ, वो डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, फाइनेंशियली कोई ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो उनको वो फाइनेंसिस का भी इश्यू रहता है। और जहां तक अगर शादी के बाद की केयर गिविंग की बात है, तो वहां पर कोई भी कपल नहीं चाहेगा कि उनके माँ बाप उनकी अब सेवा करें। वो चाहेंगे कि हम प्रोफेशनल्स या पेड केयर गिवर्स ले लें। लेकिन क्योंकि माँ बाप ने बचपन से हमें बड़ा किया है, अगर चाहे एक्वायर्ड है डिसेबिलिटी या कंजेनिटल है, जैसे भी बड़ा किया है, तो वो किसी को हमें सौंपना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हमसे ज्यादा ख्याल और कोई नहीं रख सकता है।
और प्लस उनमें एक तरह का गिल्ट भी होता है, दे फील दैट गिल्ट कि हमारी वजह से हो। खास करके जिन्हें कंजेनिटल डिसेबिलिटी होती है तो उनको गिल्ट होता है, माओ को गिल्ट होता है कि मैं लेबर में ज्यादा रहेगी इसलिए मेरे बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी हो गई। तो गिल्ट, वो तो उस गिल्ट को कॉम्पेंसेट करते करते वो ओवर कॉम्पेंसेशन हो जाती है, तो वो बच्चे को बड़ा नहीं होने देते मेंटली, वो डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाते कि कल को आपने इंडिपेंडेंट होना है, आप डिसाइड करो अपने लिए कि आपको क्या चाहिए। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग बच्चों में तो लैकिंग हो रह जाती है। और जहां तक उनकी उनकी जब हेल्थ डेटेरियोरेट होती है तो कई बार होता है कि वही बच्चे, वो दे कम टू द सेंटर स्टेज, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हैं। तो ये तो एक गिव एंड टेक वाला कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो अब हमें सेम चीज जैसे मेरे साथ है, माई मदर इज 78+ नाउ, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ। मेरे पापा को पार्किंसन हो गया था, उनका पूरा ख्याल रखना या उनके लिए अरेंज करके देना, एक मैनेजमेंट भी रहती है कि हेल्प अरेंज करके देना या फाइनेंशियली स्टेबल बनाना फैमिली को ताकि ट्रीटमेंट के लिए कोई हैसल्स ना हो। तो वो चीज मुझ पर आकर पड़ी थी। नाउ दैट माय फादर इज नो मोर, मेरी मम्मा है, तो हस्बैंड भी हैं घर पर, लेकिन वो मोस्टली टूर्स पे रहते हैं, वो बाहर जाते हैं काम पे, तो मैं और मम्मी रहते हैं घर पे, तो हम ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो केयर गिविंग की बर्न आउट, चाहे वो बच्चा वापस से केयर गिवर बन गया या माँ बाप ही बने हुए, बर्न आउट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उनके भी सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, उनको ज्वाइन करना चाहिए, या पीपल हैविंग द सेम कंसर्न शुड टॉक टू ईच अदर। हम्म तो वहां ताकि वो सीखें एक दूसरे से, सीख पाए कि आप क्या करते हैं मैं क्या करूं, तो वहां सीखने को मिल सकता है। हम्म एक और भी सिचुएशन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो ये है कि आ, बच्चे भी ना जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब डिसीजन मेकिंग स्टेज में आते हैं और एक एज आ जाती है, वो भी एक गिल्ट में रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे कारण बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में नहीं कर पाए और उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। सो बिल्कुल। उस गिल्ट को कैसे दूर करें मैम? उस गिल्ट को देखो, ओवर कॉम्पेंसेशन किसी भी चीज में नहीं लानी चाहिए कि हद से ज्यादा आप उसको गिल्ट को ओवरकम करने के लिए आप हद से ज्यादा उनकी केयर कर रहे हो या हद से ज्यादा, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हम उन्हें कंफर्टेबल लाइफ उनकी ओल्ड एज में दे दे, या उन्हें जो जो वो नहीं कर पाए, ट्राई गिविंग देम दैट। तो वो गिल्ट अपने आप कम होता जाएगा, उनके लिए कंफर्टेबल लिविंग बनाए, वो अगर घूमने नहीं जा पाए और अब पॉसिबल है उनका घूमने जाना, उनको भेजना चाहिए ट्रिप्स पे, उनको थोड़ी आजादी दे देनी चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा ली, बहुत हो गया, नाउ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जो अच्छा लगता है करो। हम्म मूवीज देखनी अच्छी लगती है मूवीज देखिए, सोशलाइजिंग अच्छा लगता है वो करिए, तो जो वो करिए जो आप नहीं कर पाए, एंड गिविंग देम टाइम, क्योंकि ओल्ड एज में हमारे पेरेंट्स को हमसे टाइम की ज्यादा उम्मीद रहती है कि सिट एंड टॉक टू देम, उनको उनको क्रॉसवर्ड्स उनके साथ खेलिए, या उनके साथ तो उनको सुडोकू खेलना सिखाइए। सो इस तरह से कि जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ हम्म एंड बीइंग अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ देयर लाइफ, वो हम्म बहुत जरूरी है। ओके ओके। सो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कपल्स के बारे में बताई। आप मेरे को ये बताएं कि एक और चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, वो है अ, आगे जब बच्चे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना एक बहुत बड़ा सिचुएशन है जो काफी कपल्स एक्सपीरियंस करते हैं। कपल, मैं कपल्स मतलब कपल्स विद डिसेबिलिटी में एक कपल हो सकता है, एक पार्टनर हो सकता है जो कि ना हो, और एक हो सकता है डिफरेंट हम्म। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि हम अपना एक दूसरे का देख लें, वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि हम दोनों को डिसेबिलिटी है। तो और हमने शादी भी बहुत लेट एज में करी और सोच समझ के करी है। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये भी लगता है कि आज की उम्र में अगर हम इस एज में एक नई लाइफ को लेके आए अपने उसमें लाइफ में, तो जब हम 60 के होंगे तो वो बच्चा शायद 20 का ही होएगा। तो उसकी लाइफ और हमारी लाइफ के अंदर ना थोड़ा गैप ज्यादा रहेगा, और वो हमारा केयर गिवर बनेगा 20 साल की उम्र में। सो ये एक चैलेंज हमें नजर आता है। तो मैं नहीं जानती कि बाकी कपल्स कैसे सोचते हैं, पर ये मेरा टेक है, शायद मेरे हस्बैंड का भी टेक है।
हम दोनों एक ही कंक्लूजन के ऊपर है कि हम नहीं चाहते कि हम इस एज में करें, लेकिन रीजंस दोनों के अलग अलग हैं, बट हम कंक्लूजन एक है हमारा। सो इसके ऊपर आपका कोई एक्सपीरियंस है? आपने कभी काउंसलिंग करी है ऐसी सिचुएशन के ऊपर? नहीं, काउंसलिंग तो नहीं करी है, लेकिन मैं समझती हूँ। हम्म। मैं समझती हूँ वो बात कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। पहली बात तो है कि कंसीव करने के लिए हमारा शरीर तैयार है या नहीं, सबसे पहली बात। एक औरत का जिससे डिसेबिलिटी है किसी भी तरह की, चाहे लोकोमोटर हो या कुछ भी, क्या हमारी बॉडी रेडी है आफ्टर अ सर्टेन एज? और बच्चा बच्चे की कितनी प्रबल इच्छा है कि हमारे इंडिया में ओवर रेटेड है प्रेग्नेंट होना या बच्चा होना। औरत का बच्चा नहीं हुआ तो जिंदगी अधूरी है, औरत का जीवन सफल नहीं होता जब तक वो माँ नहीं बन जाती। इस तरह के जो सीरियल्स ने हमारा दिमाग खराब कर, तो हमारी सोसाइटी ने इस चीज को जबरदस्त, वो एकदम धर्म मान लिया अपना कि एक औरत का बच्चा नहीं होता तो उसका जो स्त्रीत्व है, जो उसका वुमनहुड है, वो इनकम्प्लीट रह जाता है। वो इस तरह की, तो वो पहली बात है कि हमारी बॉडी रेडी है नहीं रेडी, हमारा माइंड, हमारी सिचुएशन, क्योंकि माई बॉडी माई चॉइस वाली बात है ना। और जैसे आपने अपना बताया कि आपने ऐसा डिसाइड किया, और मैं बहुत खुश हूँ आपके इस डिसीजन को देखकर कि आपने एक बहुत मेच्योर तरीके से उस चीज को हैंडल किया कि अगर बहुत प्रबल इच्छा है बच्चे की तो अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर घर में बच्चा चाहिए या माँ बनना, या कोई मम्मी पापा बुलाए बहुत हमारा जीवन का सपना है, तो वी कैन ऑलवेज अडॉप्ट, वो रह सकता है। और दूसरा है कि फैमिली प्रेशर बहुत होता है कई बार लोगों को। सास बोलेगी खुशखबरी कब सुना रहे हो, पड़ोसी बोलेंगे खुशखबरी कब सुना रहे हो। मेरी शादी हुई थी, 1 साल बाद पड़ोसियों ने पूछना शुरू कर दिया था, बिना ये देखे कि वेदर शी वुड बी एबल टू कंसीव और नॉट, व्हाट इज माय एज, व्हाट इज माय फिजिकल कंडीशन। तो वो देखेंगे ही नहीं। वो सोचते हैं कि बच्चा जो पालते हैं, अगर ये नहीं पाल के देगा हम पाल लेंगे, हम पड़ोसी पड़ोस में बैठे हैं ना, हम कर देंगे। बट किसी एक लाइफ को दुनिया में लाना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका फ्यूचर बनाना, एक मोल्ड करना एक पर्सनालिटी को, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कई 1-2 बार हुआ है कि मुझसे पूछा है, जैसे अगर सपोज किसी को ऐसी डिसेबिलिटी है जो जेनेटिक हो सकती है, आगे आगे ट्रांसफर हो सकती है, तो मैंने वहां जरूर सलाह दी है कि यू शुड थिंक बिफोर यू कंसीव और गेट जेनेटिक काउंसलिंग, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम में जेनेटिक काउंसलिंग बहुत ज्यादा नहीं मिलती, खास करके डिसेबल्ड के लिए तो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि अज्यूम कर लिया जाता है कि हम वी आर नॉट गोइंग टू बी द पेरेंट्स। तो प्री कंसेप्शन जो काउंसलिंग होती है वो डॉक्टर्स को जरूर देनी चाहिए कि आपकी कंडीशन आगे जा सकती है, आगे होने वाले बच्चे को यही बात हो सकती है, तो क्या आप चाहोगे। वहां पर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, फाइनल डिसीजन शुड बी ऑन द कपल। चाहे अगर सॉरी अगर प्रेगनेंसी में ही पता चल जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम, so would you like to go further with the pregnancy, और तो ये जो फाइनल डिसीजन शुड बी ऑन द पेरेंट्स। ना अबॉर्ट करने के लिए प्रेशराइज करना चाहिए, ना आगे, वो उनके ऊपर है whether they want to go for it। हाँ, और बाकी जो बच्चे को संभालना करना बाद में, वो हमें केयर गिवर्स, अगेन घर में हेल्पर्स होते हैं, वो हमें बहुत जरूरत पड़ सकती है। बच्चे को गोद में लेना या क्रिब में डालना या फीड करना, दैट फॉर दैट वी वुड नीड हेल्प, हम्म। चाहे जो भी कपल्स। हम्म। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एंड इट वुड टेक अ ग्रेट टोल ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दोनों पर भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के आई थिंक ये डिसीजन लेना चाहिए। और अगर बहुत प्रबल इच्छा है तो हम ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को माँ बाप की जरूरत है, बन सही बात सकते है। हैं। दैट इज ट्रू। दैट इज ट्रू। अच्छा, एक और इसी के अराउंड एक कॉन्वर्सेशन में और करना चाहूंगी आपसे, डिवोर्स के बारे में। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा टैबूड सब्जेक्ट है, और हम लोग रिसर्च पढ़ रहे थे अभी, कुछ रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े हैं जो कि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अराउंड है। वैसे इंडिया के अंदर ऐसी कोई रिसर्च अभी तक हुई नहीं है। सो मैं और शिशिर इसके बारे में एक बारी बात कर रहे थे। बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं डिवोर्स होने के, और
कपल विद द डिसेबिलिटी के अंदर दोनों ही तरीके से है कि वो चलाए भी जा रहे हैं अपनी शादी, और कई लोग जब डिसीजन ले लेते हैं डिवोर्स का तो एक ना अलग तरीके का सोशल प्रेशर है जो नॉन डिसेबल्ड डिवोर्सीज एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ये भी एक रिसर्च हुई है। तो इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे अपनी? डिवोर्स इज अ डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि वो एक रिश्ते की मौत होती हम्म। है। मौत पर गम किया जाता है, रोया जाता है, लेकिन अगर वो रिलेशनशिप ज्यादा तकलीफ दे रहा था, हम्म। वो रिलेशनशिप हमें रोज तकलीफ दे रहा था, या रोज हम मर रहे थे उस रिलेशनशिप, हम्म। आई थिंक वहां पर डिवोर्स होना बेटर है। कि रोज लड़ाई झगड़ा या अब्यूज कहीं पर है, या आपको आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आ, जो आपका पार्टनर है वो रोज हरास करता है, रोज आपको सुनाता है कि आप डिसेबल्ड है, इस वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है, या उसे बहुत काम करना, ऐसे रिश्ते में रहकर कोई फायदा नहीं। आई थिंक वो दैट वुड ब्रिंग फ्रीडम टू द पर्सन, दोनों को। एक अब्यूज से इंसान बच जाएगा। हाँ, लेकिन अगर नॉन डिसेबल पार्टनर है और डिसेबल पार्टनर को इस वजह से छोड़ देता है, वो रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्शन कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो रहा था, और फिर भी वो छोड़ देता है ये बोलकर कि तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, या मुझे सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। अगर डिसेबिलिटी बाद में होती है, सपोज एक्सीडेंट हो गया या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई आफ्टर मैरिज, वहां पर भी अगेन अब्यूज बहुत स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो नॉन डिसेबल पार्टनर है उससे समाज एहसास दिलाता रहता है कि तुम कहाँ फंसे बैठे हो इस system में, इससे निकलो बाहर, यू हैव मोर ऑप्शंस, यू हैव ऑल्टरनेटिव्स फॉर योरसेल्फ। ऐसे में जो डिसेबल बंदा है, चाहे वो औरत है या आदमी, वो एकदम टूट जाता है अंदर, इमोशनली, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। वो अपने आप को क्या एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसको रिजेक्ट करके चला गया। तो एक हीन भावना का अंदर आना, कॉन्फिडेंस का ब्रेक होना, इमोशनली फ्रेजाइल हो जाना, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो वापस से रिहैबिलिटेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो कोशिश करके डिवोर्सेस ना हो वो बेटर है, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी है, हम अमेरिकन, वो तो वैसे ही साल बाद 2 साल बाद वैसे ही उनके पार्टनर्स बदलते रहते हैं, तो वी कैन नॉट कंपेयर। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी, हमारी फैमिलियल वैल्यूज हैं यहाँ पर। और लेकिन ये अच्छी बात होती है कि अगर हमारी जॉइंट फैमिलीज हैं और डिवोर्सेस हो जाते हैं, तो वहाँ हमें संभालने वाले लोग मिल जाते हैं जो हमें संभाल सकते हैं। तो हर चीज के अपना प्रॉस एंड कॉन्स सब है इस पे। क्योंकि नॉन डिसेबल पार्टनर एज अ केयर गिवर इज ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि वो बर्नआउट जो आप बोल रहे हैं वो बर्नआउट बर्नआउट होता जल्दी होने लग जाता है और सारी है, एक्सपेक्टेशन उसी से ही होती हैं। और एज अगर अगर हम कम है उसको, तो उसको महसूस होता है अरे मेरे तो सपने अधूरे रह गए, ये भी मुझे बात तो हो सकती है। स्विट्जरलैंड जाना था, अब कैसे ले जाएंगे, हम्म। मतलब इस तरह की जो सपने अधूरे रह जाते। ये भी बात सही कह रहे हैं। सो जो केयर गिविंग का पार्ट है ना, जो आपने एक पहले भी बात बोली थी कि आपने तो मोती दान करे होंगे पिछले जन्म में, सो उनको जो नॉन डिसेबल्ड या फॉर दैट मैटर डिसेबल्ड पार्टनर भी है और वो अपने मोर डिसेबल्ड पार्टनर को सपोर्ट करता है, उसको भी ये बात बोली जाती है कि तुम इस जन्म में पुण्य कमा रहे हो उनकी सेवा करके। ये एस्पेक्ट भी काफी अभी बहुत होता है, बहुत पॉपुलर है। तो ये जब सेवा करने वाला पार्ट है, मैं इसको समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप साइंटिफिक बात कर रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा डिसेबिलिटी अगर है तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैं पहली बात है कि मैं पिछला जन्म मानती ही नहीं। हम्म। मैं आई डोंट बिलीव, क्योंकि साइंटिफिकली बात की जाए तो आई डोंट बिलीव इन पिछला जन्म, दिस जन्म, आगे वाला जन्म जो है इसी जन्म में, ठीक है। और जो मैं लॉ ऑफ कर्मा की बात करती हूँ कि आपने खराब कर्म किए हैं, या आपके माँ बाप ने कर्म खराब किए हैं इसलिए आपको डिसेबिलिटी, दैट इज अ बुलशिट, हम्म। कंप्लीट बुलशिट। तो मैं ये सब नहीं मानती हूँ, जो कुछ है यही है। मैं इतना मानती हूँ, अगर हाँ ठीक है, अगर हम कर्म को मानते हैं, हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता जरूर है। ये नहीं कि लेकिन हमसे अगर कोई गलती हो गई या कुछ हो गया तो उस वजह से डिसेबिलिटी हो जाएगी, ये सब फालतू की बात है। और दूसरी बात है कि कोशिश करें
जो भी है इसी जन्म में है, उसी को भोगना है। मैं तो फालतू के सेक्रीफाइसेस में भी विश्वास नहीं रखती। हम्म आप एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रिश्ते में, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तभी बात बनती है, अदरवाइज बात नहीं बनती। हम्म अदरवाइज एक बंदा हमेशा अब्यूज्ड और एक्सप्लॉइटेड और हरास्ड रह जाता है, चाहे वो मुंह से बोले या ना, हम्म बोलने की हिम्मत करे या ना करे, वो हम्म। रह जाता है, दबा हुआ रह जाता एक और बात मैं आपको बताती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले एक इंस्टाग्राम पे रील देखा था मैंने। उस रील के है। अंदर एक लेडी ये बात कर रही थी कि अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है तो वो अपने आप को ऐसे गिल्ट में ना रखे, क्योंकि उसके आसपास में जितने भी लोग हैं जो उसकी सेवा कर रहे हैं, वो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट उन्होंने किया है, तो इस जन्म में उन्हें ये कर्म मिला है कि वो आपकी सेवा करेंगे, तो आप उनसे सेवा करवाएं। सो अच्छा, वो एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा ना हिट किया था दिमाग में। एंड आई वाज सो फ्यूरियस दैट टाइम, जस्ट वांटेड टू रिप्लाई दैट पर्सन कि ये जो आप जो नैरेटिव फैला रहे हैं, ये एक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन का के लिए बहुत ही आई थिंक ये बहुत एबलिस्ट पर्सपेक्टिव है। ये आगे कॉन्डिसेंडिंग है, ये बिहेवियर, हाँ अगले को आप एकदम नीचा दिखा रहे हैं। हाँ तो उसको कम से कम एक ह्यूमन बीइंग की रैंक तक तो ले आओ ना, हम्म, वो नीचा दिखा उसके रहे हिसाब से तो ये था कि वो एक डिसेबल्ड पर्सन को भगवान का दर्जा दे रही है कि जी तुम परेशान मत हो, इन्होंने पुराने जन्म में कोई कर्म किए थे जिसमें इनको इस जन्म में तुम्हारी सेवा करने का मौका मिला है। सो ये जो हैं। नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हिट करने लग जाता है कि हाँ पिछले जन्म में कुछ किया होगा इस जन्म में ये हमको ऐसा मिला है। तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको इजी बना लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हमने तो करना ही है, चलो करते चलो। तो ये हम्म। पॉइंट भी साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करता है। बहुत इम्पैक्ट, और इससे क्या होता है, पर्सन में डिसेबिलिटी के दिमाग में आ जाता है कि ये जो मेरे लिए करके दे रहे हैं ये फॉर ग्रांटेड है, मतलब ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ट्रू। बट वो, उससे क्या होता है कि वो जो बंदा होता है वो अपनी ड्यूटीज नहीं करेगा फिर। ड्यूटीज और राइट्स दोनों दे गो बाय हैंड इन हैंड। तो हम्म जो हमारी ड्यूटी है, जो हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। हम्म हम जो किसी के लिए कर सकते हैं, हम सिर्फ करवाएं क्यों, हम कंट्रीब्यूट भी तो करें। कंट्रीब्यूट किसी और वे में कर सकते हैं, जब हम, ठीक है, किसी के अगर पाँव नहीं दबा सकते, हम किसी से मीठी से प्यार से बात कर सकते हैं, अगले को समझा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं। हम्म तो तो उससे क्या होता है कि हम अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन भूल जाते हैं, और वो हम अपना अधिकार समझ के लोगों से हेल्प लेते हैं, एंड हम्म। दैट इज वेरी रॉन्ग। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे अपने अपने रिलेशनशिप, अपने मेडिकल एडवाइस आप शायद नहीं देते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल एडवाइस जो आप प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आपको कैसे अप्रोच किया जाए, लोग आपसे कैसे बात कर सकते आप मेरा ईमेल आईडी दे सकती हैं यहाँ पे, हैं? ठीक है। और जहां तक मेडिकल एडवाइस की बात है, मैं उन्हें डायरेक्शन जरूर दे सकती हूँ कि आप, आई कैन ऑलवेज रेफर, और मैं उनको डायरेक्शन दे सकती ठीक है हूँ मैम। कि आप इसके पास जाइए या वहां जाइए। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अभी तक की रही है। और आई थिंक मैंने जितना इंटरनेट पे सर्च किया था, मुझे पर्सन विद द डिसेबिलिटी के ऊपर, उसकी रिलेशनशिप को लेके, बच्चों को लेके, शादियों को लेके, डिवोर्स को लेके, फैमिलीज को लेके ऐसा एग्जॉस्टिव कंटेंट ना एकदम मिला ही नहीं। तो मेरे को, मैं और बहुत मेरा जो थैंकफुल हूँ। अपना चैनल है आभा स्पीक्स, वो वो भी देखा है यूट्यूब मैंने, पे है। वो हाँ, देखा है मैंने। उस पर भी मैंने काफी वीडियोस अपने अपलोड किए। जी, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और मैं टैग भी करूंगी आपके चैनल को। सो वो वाली सारी चीजें ना, वो बहुत कम लोग बात करते हैं। आई एम रियली ग्लैड कि आपने, मैं इसको इसलिए बोलूंगी कि हिम्मत दिखाई, क्योंकि इतने टैबूड सब्जेक्ट है, इनको एक्चुअली इन मिथ्स को बर्स्ट करने के लिए हिम्मत ही चाहिए, और आपने वो दिखाई है। और आई थिंक काफी लोगों की जो चैलेंजेस है वो सॉल्व हुए होंगे, रिलेशनशिप बेटर हुई होंगी। कुछ सवाल और है मैम, थोड़े से इमोशनल लग सकते हैं। तो आप कैसे जीना चाहती हैं आपकी लाइफ? मैं बताऊं, बहुत मेरा एक फंडा है। लोग कहते हैं ना कि मर मर के जीते हैं, मैं जी जी के मरना चाहती हूँ। तो
जी लो, बहुत जो पसंद है करो, खाओ पियो, और जी जी के मरना है। मुझे मर मर के नहीं जीना, ये ओके। मेरा फंड है। और आप मरना कैसे चाहती हैं? मरना मैं सोए सोए मरना चाहती हूँ, मैं नींद में मर जाऊं, शांति से मर जाऊं। मुझे और दर्द नहीं चाहिए लाइफ में। मैंने फिजिकल पेन इतना ज्यादा टॉलरेट किया है अपनी लाइफ में, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं पेन से डर गई हूँ। आपको मालूम है वो साइकोलॉजी का एक होता है ना कि अवॉइडेंस ऑफ पेन एक ड्राइव होती है, मतलब ह्यूमन बींग्स की जो ड्राइव होती है, फूड और वाटर, सेक्स एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन। तो वो जो ड्राइव है मेरे में बहुत जबरदस्त है कि मुझे पेन नहीं चाहिए, तो आई वांट टू डाई पेनलेस। ड्यूरिंग माई या इन माई स्लीप, शांति ओके। से पता भी ना चले, तो मैं मर जाऊं। मुझे लॉन्ग टर्म इलनेस की, मैं वेंटिलेटर पे हूँ या हॉस्पिटल और 10 लोग मेरे आसपास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो आसपास वाले लोग होंगे वो सोचेंगे मरती क्यों नहीं, काम खत्म हो। मुझे वो सोच नहीं चाहिए। मुझे वो कि कोई मेरे मरने की दुआ करे, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सई पद्मा मैम जिनको अभी हमने खोया है, बहुत ही दिल पे लगी है मुझे वो बात। समझ नहीं आया कि क्या हुआ, और हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे उनके हस्बैंड से बात करने की। अ, तो उनको उनको भगवान कहीं ना कहीं तो उनको लेके गया है अपने साथ में, लेकिन वैसी सिचुएशन आप कैसे इमेजिन करती हैं, इसलिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा। हाँ, पद्मा को क्या हुआ मुझे भी नहीं मालूम, एंड आई एम स्टिल लाइक नॉट रेडी टू टॉक टू आनंद। तो लेकिन उनको देखकर मुझे लगा कि बस ये है लाइफ, इतनी जल्दी इट्स ओवर, कुछ भी नहीं, मतलब मालूम ही नहीं पड़ा, एंड इट्स ओवर। मुझे खुद के लिए एक तरह से आई मस्ट कन्फेस कि आई एम स्कैर्ड कि ऐसा क्यों हुआ। हम्म। और मुझे लॉन्ग टर्म इलनेस और वो सब नहीं चाहिए। आई आई मस्ट, इफ आई हैव टू डाई आई शुड डाई इन द व्हाइल स्लीपिंग। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लंबी लंबी बीमारी, और नहीं चाहिए, बहुत हो गया। ऐसा ही पद्मा मैम का मैंने इंटरव्यू किया था, और उनके अपने बहुत सारे सपने थे जो उन्होंने उस वीडियो के अंदर बताए, और कहीं ना कहीं शायद कोई ना कोई उसको पूरा करेगा। हो सकता है कुछ पार्ट हम पूरा कर दें उनके उन हम सपने। हमें करना चाहिए, आनंद कर रहे हैं, हाँ, सो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। आई एम श्योर कि वो कहीं से हमें देख रही होंगी, ब्लेस कर रही होंगी कि वो जो उनके सपने हैं वो पूरे हो जाएं। हाँ, हम लोग रोज बात नहीं करते थे, लेकिन अब मैं उसको रोज याद करती हूँ, मैं भी करती हूँ। मेरे दिमाग मैं में भी आती करती हूँ। है। उनकी वो पर लास्ट और उन्होंने जो वीडियो मेरे साथ किया था, वो सोल, उन्होंने एक पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। हाँ, उनका स्माइलिंग फेस, उनका एक अलग ऑरा है जो बिल्कुल। वो आज भी है कहीं ना कहीं यहाँ पे। एंड एक दिन पहले फेसबुक में, 2 दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया, और 2 दिन बाद ये, तो मुझे, मैं एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाई उस चीज को ना। हम्म। हम्म। इट वाज शॉकिंग। हम्म। चलिए मैम, आप ख्याल रखें अपना। अभी हमने बहुत लंबा जीना है और बहुत कुछ करना बहुत है। मैं सही मैम के, पद्मा मैम के सपने पूरे करने हैं। तो बिल्कुल, माइल्स टुगेदर वी माइल्स टू कैन, गो, miles to माइल्स टू go, गो, या miles to go, माइल्स। and together we will ओके, certainly. वी विल डू। Thank ओके you, ma'am. देन, Thank ओके you, बाय। ma'am. Bye.